हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है दैट इज़ द पल्स एंड हाउ आवर हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड। तो सबसे पहले हम करते हैं पल्स क्या होती है। जैसे डॉक्टर आपने देखा होगा, यूजुअली जब आप सिंपल डायग्नोज के लिए जा रहे हो, आपको अनईजीनेस फील हो रहा है, तो वो आपके रिस्ट के को टच कर कर वहाँ से 1 मिनट तक कुछ चेकिंग करता है। तो एक्चुअल में वो जब चेक कर रहा है, ही इज़ चेकिंग द पल्स रेट। तो पल्स क्या होता है? वेव ऑफ डिस्टेंशन। डिस्टेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन, कि नॉर्मल हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ऐसे हैं, तो जब इनके अंदर ब्लड जा रहा है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब दे कैन स्ट्रेच लाइक ए रबर। तो ये जब ब्लड फ्लो कर रहा है, दे समवट एक्सपैंड। ये जो एक्सपेंशन है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंशन। तो जैसे ही ब्लड एंटर करता है, इट शो एक्सपेंशन, आफ्टर दैट इट बिकम नॉर्मल। तो ये जो वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल करते हैं हम किसके अराउंड? आर्टरीज के अराउंड, क्योंकि आर्टरीज ही वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड रिसीव करती हैं फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट से जो ब्लड आ रहा है रिसीव्ड बाय दी आर्टरीज, जबकि वेन्स क्या होती हैं? दैट ब्रिंग द ब्लड टू दी हार्ट। किसके बाद फील होता है? जब हमें क्या हो? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने पढ़ा था कार्डिक साइकिल में। क्या होता है कि व्हेन ब्लड इज पंप आउट बाय द वेंट्रिकल्स, व्हेन वेंट्रिकल्स आर एम्प्टिंग देयर ब्लड टू दी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। तो उस वक्त जो ब्लड आ रहा है, जब वेंट्रिकल अपना सारा ब्लड कहाँ? वेसल्स में पुश कर रहा है, तो उस वक्त जो वेसल्स हमारी एक्सपैंड हो गई हैं, उस एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। कैसे होगा? समझो, जब हमारा हार्ट सिस्टोल कर रहा है, सिस्टोल मतलब व्हेन द वेंट्रिकल्स आर पंपिंग देयर ब्लड टू देयर रिस्पेक्टिव आर्टरीज, तो आर्टरीज में ब्लड आना शुरू हो गया। ठीक है। सिस्टोल के बाद क्या कौन सा प्रोसेस होएगा बच्चे? डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स क्या था? व्हेन हार्ट या चैम्बर्स आर रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग के टाइम क्या होता है? चैम्बर्स आर फिलिंग। वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा है, अब वेंट्रिकल्स आगे ब्लड पुश नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ब्लड जो अर्लियर प्रेजेंट था ब्लड वेसल में, वो प्रेजेंट है, हार्ट से कोई ब्लड नहीं आ रहा है। तो डायस्टोल कितनी देर के लिए होता है? 0.5 सेकेंड हमने पढ़ा था। और हार्ट सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है? 0.3 सेकेंड के लिए। तो 0.5 सेकेंड क्या हुआ? नॉर्मल ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज। फिर दोबारा से कौन सा प्रोसेस होएगा? हार्ट सिस्टोल होएगा, जब कि वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो गए ब्लड से, तो वो क्या करेंगे? आगे ब्लड वेसल्स में ब्लड को पुश करेंगे। तो ये जो ब्लड प्रेशर से आ रहा है टुवर्ड्स द आर्टरीज विच ऑलरेडी हैव ब्लड, ऑलरेडी उनमें ब्लड है, तो इस पुश्ड ब्लड को बियर करने के लिए, सहन करने के लिए, ये आर्टरीज अपने आप को थोड़ी सी एक्सपैंड कर लेंगी। तो ये जो एक्सपेंशन है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? पल्स बोल रहे हैं। तो जितनी बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होएगा, उतनी बार ये पल्स क्या होगी? हमें महसूस होएगी। और हमें पता है 1 मिनट में हार्ट कितनी बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है, या हम कहें एक साइकिल में 1 बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और हार्ट कार्डिक साइकिल कितनी बार रिपीट होती है 1 मिनट में? 72 टाइम्स। तो पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीटिंग ऑफ द हार्ट बीट। तो पल्स को ही चेक करके डॉक्टर ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे पल्स अगर हमारी हम कहें कि नॉर्मल कितनी आनी चाहिए? 72 टाइम्स आनी चाहिए 1 मिनट में। लेकिन अगर ये कम हो रही है, 60 आ गई है, या ये 90, 100 क्रॉस कर रही है, तो देयर में बी सम प्रॉब्लम। फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप फर्दर चेकिंग के लिए जाओ, ईसीजी करवाओ या बीपी चेक करवाओ। तो नॉर्मल पल्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपली हमारे रिस्ट के अराउंड जो आर्टरीज हैं उसका प्रेशर को मेजर करके अपने हाथों से।
तो वैसे तो पल्स हमारी सारी आर्टरीज में ही कैलकुलेट होती हैं, सब जितनी भी आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज ही वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को रिसीव कर रही हैं। लेकिन जो मेजर पल्स आप चेक कर सकते हो यूजुअली, क्योंकि वैसे तो आर्टरीज हमारी कहाँ होती हैं, डीप इनसाइड द स्किन, जिनको आइडेंटिफाई करना क्या है, मुश्किल है क्योंकि वो डीपर हैं। लेकिन ये 4 आर्टरीज हैं जहां पर आप पल्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेडियल आर्टरी जहां आपके रिस्ट होती है, जहां आप घड़ी बांधते हो, वहां पर डॉक्टर आपका फिंगर्स लगा के चेक करता है वेदर द हार्ट ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल प्रॉपरली और नॉट अकॉर्डिंग टू द बीटिंग ऑफ द हार्ट, कि हार्ट जैसे बीट कर रहा है उसी हिसाब से आपका जो पल्स है वो ब्लड वेसल्स में जनरेट हो रही है कि नहीं। तो रेडियल आर्टरी कहाँ है, आपके रिस्ट में, जहां पर आप घड़ी बांधते हो। हमारे नेक रीजन में भी आप आर्टरी से पल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर एंकल में, और टेम्पल्स कहाँ होती हैं, जो आपका माथा होता है उसके साइड में आपने देखा होगा कई बार हमें ब्लड वेसल एक फुली हुई दिखाई देती है, तो वहां पर भी अगर आप टच कर देखोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई दी पल्स। ठीक है, तो ये था हमारा पल्स। यूजुअली आप नॉर्मल चेकिंग के लिए एक फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन है वेदर द हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज हार्ट बीट और पल्स। दोनों एक दूसरे से लिंक है लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं इनके अंदर। हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट किस वजह से हो रहा है, मतलब हार्ट की जो पंपिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट है वो काम कर रही हैं वहां पे। तो हार्ट में कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स होती हैं। जबकि पल्स किस वजह से हो रही है, यहाँ की जो आपकी ब्लड वेसल्स की जो मसल्स हैं ये चेंज हो रही हैं। और ब्लड वेसल्स में कौन सी मसल्स होती है, स्मूथ मसल। दूसरा है नोडल टिश्यू, कि हार्ट बीट इनिशिएट करने वाला चीज कौन है, नोडल टिश्यू है, पेसमेकर जिसे हम एसए नोड बोलते हैं। तो एसए नोड ही वो टिश्यू है जहां से हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है। हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टार्ट करने वाला पार्ट कौन है, एसए नोड, दैट इज प्रेजेंट इन द राइट ऑरिकल। जबकि पल्स किस वजह से जनरेट हो पाई बच्चे, क्योंकि ब्लड वेसल्स में अगर इलास्टिक नेचर नहीं होगा, मतलब उसमें स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो हम पल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें विद एज के साथ पर्सन की जो इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो नॉर्मल हम क्या है, किसी भी एज पर्सन की हम बाय टचिंग पल्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पल्स एक्चुअल में किस वजह से हो पाई है, क्योंकि आर्टरीज की कैसी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी है, जो विद एज धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो हार्ट बीट को स्टार्ट करने वाला कौन है, एसए नोड है, नोडल टिश्यू है। लेकिन इसके अलावा 2 और सिस्टम्स हैं जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, नर्वस कंट्रोल और एंडोक्राइन कंट्रोल। जबकि पल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट। जितना हार्ट ब्लड बाहर पंप करेगा उसी हिसाब से हमारी क्या है, पल्स जनरेट होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। हमने क्या देखा कि हार्ट बीट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एसए नोड से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। की जो कॉन्ट्रैक्शन है या बीटिंग ऑफ हार्ट इज स्टार्टेड बाय दी एसए नोड। तो एसए नोड क्या है, बंच ऑफ मसल्स, एक मसल्स का गुच्छा प्रेजेंट है जो इनिशिएट करता है हमारी हार्ट बीट को। तो मसल्स कंट्रोल कर रही है, इसलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक इन नेचर। मसल कंट्रोल है, मायो मीन्स होता है मसल्स। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कब है, जब नॉर्मल सिचुएशंस है हमारे पास, हम नॉर्मल हैबिट्स जो डेली रूटीन की काम कर रहे हैं,
इन दैट केस अवर हार्ट इज कंट्रोल बाय द मायोजेनिक मसल्स कंट्रोल होएगा। लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन जैसे हम स्ट्रेस हैं, हमें किसी बात का डर है, या वी आर थिंकिंग अ लॉट, या हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल रूटीन से हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उस वक्त केवल मसल के कंट्रोल में नहीं रहेगा हमारा हार्ट। इसके अलावा दो और सिस्टम हमारे हार्ट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो सिंपल हम एक एक्सरसाइज का एग्जांपल लेकर चलेंगे। जैसे मान लो हमने एक्सरसाइज करी है, तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको क्या फील होता है कि आपका हार्ट बहुत तेजी से पंप हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो हार्ट बीट नॉर्मल 1 मिनट में 70 या 72 थी, अब वो क्या है 90 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, या 120, 30 इतना भी क्रॉस कर सकती है जब आप लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज करते रहें। तो वो क्या हुआ कि योर हार्ट बीट रेट इज चेंज, है ना, हार्ट की जो बीटिंग का रेट है वो चेंज हो गया। नॉर्मल कितना था, 72 था, है ना। तो ऐसा क्या हुआ, अब मसल्स के पास नॉर्मल बीटिंग तो उसकी इतनी ही है कि ऐसे नोड ने इतना जनरेट किया कि 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट होएगा। लेकिन जब हम एक्सट्रीम कंडीशंस कर रहे हैं या कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे अभी हमने बात करी एक्सरसाइज की, तो उस वक्त क्या होगा, केवल मसल्स के कंट्रोल में नहीं होगा हार्ट हमारा नर्वस कंट्रोल, मतलब हमारे ब्रेन से भी इंफॉर्मेशन आएगी कि हार्ट अब तेजी से बीट होना चाहिए। तेजी से बीट होगा तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन जाएगी तो जल्दी से जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस होएगी टू डू मोर एक्सरसाइज। तो नर्वस कंट्रोल कैसे होती है हमें पता है, हमारे ब्रेन में, वैसे हम नर्वस सिस्टम पूरा एक चैप्टर करेंगे, वहां पर भी आएगा, वहां पर हम ब्रेन के पार्ट्स वगैरह सब करेंगे। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, आपने ये वर्ड 10th में भी सुना होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। उसमें 2 सेंटर्स हैं, मतलब 2 पॉइंट्स हैं समझो वहां पर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डिक वस्कुलर सेंटर। मतलब कार्डिक का मतलब ही क्या हुआ, हार्ट को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स हैं जो किसको रेगुलेट करेंगे, एसए नोड को। एसए नोड क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे हार्ट की बीटिंग को स्टार्ट करता है। अब एसए नोड के पास जो बीटिंग की कंट्रोल है, अगर नर्व से आए तो वो और तेजी से काम करेगा। मतलब नर्वस एसए नोड को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि तुम अब तेजी से काम करो, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, थ्रू अ सिस्टम, उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये डिटेल वगैरह हम पूरे नर्वस सिस्टम में बात करेंगे। तो ऐसे नोड के पास इंफॉर्मेशन आई थ्रू एन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डिटेल हम वहां पर करेंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ क्या समझे कि मेडुला ऑब्लंगेटा एक ब्रेन का पार्ट है, उसके पास 2 सेंटर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एसए नोड को। एसए नोड के पास जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि हमारी हार्ट रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एसए नोड जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करे। तो कैसी इंफॉर्मेशन आई, एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन की इंफॉर्मेशन आई हमारे पास एसए नोड से फ्रॉम वन ऑफ द सेंटर। तो एक सेंटर कैसा है, एक्टिवेट करवाने वाला है किसको, एसए नोड को, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे ही आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करी, थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल मतलब अब सिर्फ हार्ट कैसे काम करना चाहिए, मायोजेनिक, उसकी नॉर्मल बीटिंग होनी चाहिए। तो नॉर्मल बीटिंग के लिए लेकिन हमारा एसए नोड तो एक्टिवेटेड है ड्यू टू दी इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम दी मेडुला। मेडुला से जो इंफॉर्मेशन आई है उसने एसए नोड को एक्टिवेट कर रखा है। तो अब दूसरा सेंटर क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा, टू इनिबिट, रुक जाओ, अब अगली इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो अब एसए नोड के पास इंफॉर्मेशन क्या आएगी, टू इनिबिट। इनिबिट का मतलब होता है रुकना।
रुक जाओ। अब जब पहले इंफॉर्मेशन क्या आई थी, टू वर्क फास्ट, अब क्या इंफॉर्मेशन आएगी, टू वर्क स्लो। स्लो मीन्स वो नॉर्मल वर्किंग में पहुंच जाएगा, मायोजेनिक। तो हमारा नर्वस कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से दो तरह की इंफॉर्मेशन भेजता है एसए नोड के पास। एक बार एक्टिवेशन की व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज व्हेन वी बिकम नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन क्या आएगी, टू स्टॉप, ताकि एसए नोड अब सिंपल तरीके से काम कर सके जैसे मायोजेनिकली वो पहले कर रहा था। तो ये तो हुआ नर्वस कंट्रोल हमारा। ऐसे ही हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल होता है, ये भी हम चैप्टर डिटेल में करेंगे। एंडोक्राइन का मतलब होता है हॉर्मोन्स, कुछ सब्सटेंसेस हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स बॉडी में निकालते हैं जो अलग अलग काम कंट्रोल करते हैं। जैसे एक ग्लैंड होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, ये क्या हार्मोन निकालेगा, एड्रीनलिन। तो एड्रेनालिन ये एक इमरजेंसी हार्मोन होता है हमारा, हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो या फियर देखते हो, डर आता है आपके पास, जब आप स्ट्रेस हो जाते हो, तो इन सारी सिचुएशंस में हैवी एक्सरसाइज ड्यूरिंग स्ट्रेस और फियर, एड्रीनल जो ग्लैंड है हार्मोन निकालता है एड्रीनलिन। ये एड्रीनलिन एसए नोड के ऊपर काम करेगा ताकि हमारी हार्ट बीट क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो एड्रीनलिन ने क्या कर दिया, हमारी हार्ट बीट को फास्ट कर दिया। अब जब हमारा डेंजर निकल गया या हम थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातें जब सोचने लग जाते हैं, तो हमारा अब क्या इंफॉर्मेशन आएगी, स्ट्रेस कम हो गया तो एड्रीनल ग्लैंड एक और हार्मोन निकालेगा जो इसके अपोजिट काम करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन एड्रीनलिन। तो ये क्या होगा, ये हमारे एसए नोड को डीएक्टिवेट कर देगा ताकि हमारी हार्ट बीट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल स्टेज पर पहुंच जाए। तो ये दोनों भी क्या है, एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, दे आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है, एक हमारे हार्ट बीट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारी हार्ट बीट कंट्रोल की जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट के डिसऑर्डर्स की। हमने बीपी की बात पहले ही करी थी कि हाइपरटेंशन जो हैं, दीज आर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर दैट आर बियर्ड बाय द आर्टरीज। अब हम कुछ और डिसऑर्डर्स बात करते हैं, जैसे एरिथीमिया। एरिथीमिया क्या है, इर्रेगुलर हार्ट बीट है ड्यू टू द डैमेज ऑफ एसए नोड। कि जब हमारा एसए नोड क्या है, बंडल ऑफ मसल्स हैं, वो किसी तरीके से डैमेज हो जाए और वो सही रूप से क्या है, एक्टिव ना हो पाए या इंफॉर्मेशन आगे ना भेज पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिथीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एसए नोड ठीक रूप से काम नहीं करता तो हमें क्या है, एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट हार्ट में इंसर्ट कराना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। उसमें एक बैटरी लगी होती है जो हमारे हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करेगी। उस बैटरी में कौन सा एलिमेंट होता है, लिथियम हैलाइड होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। तो एरिथीमिया क्या है, व्हेन एसए नोड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दूसरी बात होती है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या है कि हमें पता है एसए नोड वो एरिया है जहां से इंफॉर्मेशन हमारी स्टार्ट हो रही है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। फिर एसए नोड से इंफॉर्मेशन कहां जाती है बच्चे, एवी नोड। एवी नोड से इंफॉर्मेशन कहां जाती है, पुकिंजी फाइबर बंडल ऑफ हिस से, और फिर दोनों वॉल्स ऑफ दी वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी और राइट वेंट्रिकल में भी। तो ऐसे हमारा कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है इन द हार्ट, दैट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द एसए नोड। जो इंफॉर्मेशन है एसए नोड के पास कि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, उसकी इंफॉर्मेशन एसए नोड में जनरेट हुई है। एसए नोड से वो एवी नोड में जाती है, एवी नोड से क्या है, बंडल ऑफ हिस में आती है। फिर वो तभी हम कहते हैं ना, पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एज कंपेयर टू दी वेंट्रिकल्स। पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऑरिकल्स का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में पंप किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑरिकल्स में ही हमारा क्या प्रेजेंट है? एसए नोड, पेसमेकर प्रेजेंट है। तो वहां जहां पर पेसमेकर प्रेजेंट होगा वहां पर क्या है? जल्दी कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफर हो जाएगी, जबकि यहां तक पहुंचने में फ्यू 10th ऑफ सेकेंड्स की हम बात कर सकते हैं कि भी थोड़े टाइम लगेगा। तो इसलिए ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एज कंपेयर टू दी वेंट्रिकल बिकॉज द इनिशिएटर या पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन द ऑरिकल। तो हमें पता है ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन किसी तरीके से रुक जाए, मतलब एवी नोड के पास इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए, बंडल ऑफ हिस के पास इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो डायग्नोस करके आप पता लगा सकते हो कि एसए नोड में ब्लॉक है, मतलब एसए नोड से एवी नोड में इंफॉर्मेशन नहीं गई, तो यहां दिक्कत है। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में नहीं गई, तो एवी नोड ब्लॉक है वो। अगर बंडल ऑफ हिस से हमारे वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर नहीं हुई, तो बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस जिसमें हमने हार्ट ब्लॉकेज की बात करी थी, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ये एक हमारी कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि वो ब्लड वेसल जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो किसी कारण की वजह से ब्लॉक हो गई है। अब हार्ट का आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो ये था हमारा, हमने बात करी थी यहाँ पर वेना केवा आ रही है ना। यहाँ पर हमने कॉर्नरी वेन की भी बात करी थी, है ना। कॉर्नरी वेन क्या है? वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड रिसीव कर कर, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर कर राइट ऑरिकल को दे रही है। ऐसे ही जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है एरोटा, ये एरोटा कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है बच्चे। तो कुछ ब्रांचेस तो आगे बॉडी में जाएंगी, अब हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो वो ब्रांच ऑफ एरोटा दैट सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कॉरोनरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी क्या हुई? दैट ब्लड वेसल विच सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट, उसे हम कॉर्नरी आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है हमारा, मतलब कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्ना से वर्ड आया है, दैट इज द हार्ट मसल। हार्ट मसल्स को जो ब्लड जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉर्नरी आर्टरी। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? समझो ये हमारी एरोटा थी, ये ब्रांचेस में डिवाइड होने लग गई, कुछ बॉडी में चली गई, मान लो ये हमारी हार्ट में जा रही है, और यहीं पर क्या है? ब्लॉकेज हो गई है। मतलब अब यहां पर जब कुछ अड़ा हुआ है तो यहां से जो ब्लड आएगा वो आगे पास नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी है उसको लिए हम एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक टेक्निक होती है एंजियोग्राफी, आपने सुना भी होगा कि एंजियोग्राफी कराई। उसमें क्या कराते हैं कि जहां पर भी ब्लॉकेज है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओपेक डाई, मतलब एक लिक्विड आर्टरीज के थ्रू ब्लड हार्ट तक भेजा जाता है, और उस लिक्विड में डाई, कलर्ड डाई होती है वो लिक्विड एक्चुअल में, और उसको एक कंप्यूटर डिटेक्टर के साथ अटैच किया जाता है। जहां जहां वो मूव हो रही है तो हमें वहां के इमेजेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो जहां तक वो डाई पहुंची है इसका मतलब कि ब्लड वेसल्स बिल्कुल क्लियर है। अब जहां पर वो ब्लड वेसल पे ब्लॉकेज होएगी तो डाई वहां पर एंटर नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि
द पार्ट वेयर देयर इज अ ब्लॉकेज। तो वो टेक्निक जिससे आप ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो एंजियोग्राफी से आपने ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस ब्लॉकेज के थिकनेस के ऊपर हम दो टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, एक तो एंजियोप्लास्टी और दूसरा होता है बाईपास सर्जरी। अगर आपकी वेसल में जो ब्लड वेसल है, वेदर इट इज सप्लाइंग ब्लड टू द कोरोना और सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट और एनी बॉडी पार्ट। अब हम बात करते हैं जर्नल टर्म की, ब्लड वेसल में कहीं पे भी ब्लॉकेज मिली है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या है, टर्म है जहां पर कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो। इसी के साथ एक और टर्म यूज की जाती है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इट इज द ब्लॉकेज इन एनी ब्लड वेसल। किसी भी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होना आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहलाई जाती है। लेकिन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या है कि वो ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें ब्लॉकेज है तो वो टर्म क्या कहलाई जाएगी, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो जब आपने ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजियोग्राफी, तो दो टेक्निक्स हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकेज। अगर ब्लॉकेज आपका 10 to 20% है तो आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे, एंजियोप्लास्टी अप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ब्लॉकेज 90% है, मतलब ये जो क्लॉट है बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इज फ्लो थ्रू दी ब्लड वेसल, बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल इसमें आगे पंप हो रहा है, और जब बहुत सीवियर कंडीशन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ती है, ठीक है। जब आपका 90% ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो गई है तो वहां पर आप एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते। तो जब ब्लॉकेज मिनिमम है, बहुत थोड़े अमाउंट का क्लॉट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोप्लास्टी से आप उसको ठीक कर सकते हो। एंजियोप्लास्टी में दो टेक्निक्स है, एक होती है बैलूनिंग और दूसरा होता है स्टंट। स्टंट आपने सुना होगा, स्टंट डलवाए हैं इन्होंने। तो स्टंट और बैलूनिंग क्या है, जो भी क्लॉट हमारी ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो गया है उसको रिमूव कर देना। बैलूनिंग में क्या होगा, समझो ये हमारा एक क्लॉट हमारे ब्लड वेसल में है, तो एक बैलून इंसर्ट किया जाता है उस ब्लड वेसल में और उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। तो जैसे ही हीलियम गैस इसमें जाएगी ये फूलना शुरू हो जाएगा। तो ड्यू टू द इलास्टिक नेचर ब्लड वेसल्स की जो वॉल है बाहर की तरफ मूव करेंगी और ये गैस का गुब्बारा जो है फूलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये फूल रहा है तो ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। प्रेशर अप्लाई करने से ये जो क्लॉट है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो लेकिन ये कब कर सकते हैं हम, जब मिनिमम ब्लॉकेज हो अबाउट 10 to 20%, बाकी सारी ब्लड वेसल आपकी बिल्कुल सही हो, तो इसको हम बोलते हैं बैलूनिंग। दूसरा तरीका है स्टंट। स्टंट क्या है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें जो मेटल से बना होता है वो हम ब्लड वेसल में इंसर्ट कराते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो ये क्लॉट है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और हमारी वॉल क्या है, स्ट्रेच ही रहेगी। इलास्टिक इसका जो डायमीटर है ये थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड अंदर जा सके। लेकिन ये मेटल से बनी हुई है तो इसकी लाइफ क्या है, ज्यादा टाइम तक है। लेकिन एंजियोप्लास्टी में हम स्टंट या बैलूनिंग कब कर सकते हैं, जब इतनी ही ब्लॉकेज हो, मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल इज वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन जब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाए, अबाउट 90% हो जाए, तब आप एंजियो मतलब ऐसे ब्लड वेसल हो गया, ऐसे क्लॉट हो गया है, तो यहां से जो ब्लड आ रहा है वो आगे नहीं जा सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया पाथ बनाना पड़ेगा। नया पाथ कैसे करेंगे हम, कि यहां से जहां क्लॉट प्रेजेंट है उसके अराउंड आप कट लगा दोगे, ब्लड वेसल को काट दोगे और उसको एक नया रास्ता दोगे, एक नई ब्लड वेसल वहां पर जोड़कर। तो वो ब्लड वेसल हम पेशेंट की बॉडी से कहीं से भी ले सकते हैं, यूजुअली हम थाइज रीजन से लेते हैं। और क्या करेंगे कि ये जो नई आर्टरी है, हमने यहाँ पर ब्लॉकेज थी तो यहाँ से जो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा था उसको हमने एक नया पाथ दे दिया,
और फिर ये इधर मूव हो गया। तो जहां पर भी क्लॉट प्रेजेंट है उसके अराउंड आपने एक दूसरा पाथ दे दिया विद द हेल्प ऑफ न्यू आर्टरी इंसर्टेड, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, बाईपास। एक नया रास्ता हमने बना दिया है ताकि हमारा ब्लड अब इस रास्ते से आगे मूव हो सके। तो ये क्लॉट जब पड़ा रहे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लड को तो आगे जाने के लिए नया रास्ता मिल गया है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे डिसऑर्डर्स। इसके अलावा 2 डिसऑर्डर आपकी बुक में और दे रखे हैं, दैट इज द एंजिना एंड हार्ट फेलियर। एंजिना का मतलब क्या होता है कि जब आपकी हार्ट तक जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन ना पहुंचे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजिना बोलते हैं। क्या है, व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, कि जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हार्ट मसल को काम करने के लिए उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा, जब सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी जो एसए नोड वगैरह हैं वो ठीक रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगी, हमारी हार्ट की स्लो होने लग जाएंगी। तो जब रिदमिक कंट्रैक्शन स्लो हो जाएगी, ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है कि किसी भी कारण की वजह से आपको ऑक्सीजन ठीक नहीं पहुंच पा रही। कई बार हमारे सिटिंग पोस्चर की वजह से या हम जैसे सो रहे हैं उसकी वजह से भी क्या है, हमारी हार्ट प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रही। तो वो एक सिंपल सिचुएशन है एंजिना। लेकिन सीवियर कंडीशन में जब एंजिना एक्सट्रीम में पहुंच जाता है कि जब लॉन्ग टर्म तक आपके हार्ट को सही ऑक्सीजन ना पहुंचे तो आपकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट की वो स्लो हो जाएंगी। और क्या होगा, जब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गई तो हार्ट क्या है, बाहर कम ब्लड पंप भेजेगा। तो हार्ट से अब ब्लड, बॉडी में जो ब्लड है वो कम आना शुरू हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग राइट अमाउंट ऑफ द हार्ट टू द बॉडी। हमने पढ़ा था 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हार्ट नॉर्मल सिचुएशंस में 1 मिनट में पंप करता है, लेकिन हार्ट फेलियर में क्या हो जाएगा, इससे कम होना शुरू हो जाए। वो 3 लीटर्स भी हो सकता है, 2 लीटर्स भी हो सकता है, जिससे हमारी बॉडी की जो एनफ रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो सके। ठीक है, तो हार्ट फेलियर क्या है, जब आपकी हार्ट सही अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर पंप ना कर रही हो। इसके अलावा एक और टर्म यूज करते हैं हम, हार्ट अटैक। आपने सुना होगा कि अभी हमने बात करी एंजिना में क्या है, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो जिसकी वजह से हमारे क्या होंगे, एसए नोड ठीक रूप से काम नहीं करेंगे। और जब ये चीज लॉन्ग टर्म में होती रहे तो हमारे एसए नोड को सही अमाउंट ऑफ उन मसल्स को सही ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। या सही ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि सही अमाउंट ऑफ ब्लड वहां पर नहीं आ रहा है, किसी वजह से ब्लॉकेज है, कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। तो हमारी क्या होंगी, जो हार्ट मसल्स हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी, आपका हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। तो व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज, वो डैमेज क्यों हो पाया, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको ध्यान होनी चाहिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम ब्लॉकेज ऑफ हार्ट्स भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमने टेक्निक पढ़ी कि भी कौन कौन सी टेक्निक होती हैं। तो डिपॉजिट जो हो रहा है ब्लड वेसल्स में वो क्या हो सकते हैं, कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं और फाइब्रस टिश्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन था, पहले ब्लड वेसल ऐसे दिखाई दे रही थी, अब हमें क्या है, डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम ब्लड फ्लो होगा, तो ये जिसकी वजह से सीवियर सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं हमारी बॉडी में। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम
बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।